गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई। फिर हमने सत्याग्रह के आइडिया के बारे में देखा कि कैसे कैसे जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया आए और उन्होंने 3 रिवॉल्ट्स किए। देन हमने रोलैक्ट एक्ट के बारे में देखा कि कैसे कैसे जो गांधी जी उन्होंने रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया। फिर जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हो गया, फिर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट स्प्रेड हो गया, तो इससे उन्होंने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। फिर उन्होंने कुछ बड़ा करने की सोची, उन्होंने खिलाफत जो कमेटी है, जो खिलाफत इशू है वो लाने की सोची उन्होंने। फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला सिस्टम उन्होंने अपनाया कि कैसे वो मूवमेंट बना, किस तरीके से वो इंडिया में फॉलो हुआ, फिर किस तरीके से वो बंद हो गया। अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब हम ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपको देखना तो आप चैनल पे जा सकते हैं। तो किस तरीके से हमने ये भी देखा था कि जो कैसे कैसे जो मूवमेंट है वो हमारी जो इंडिया उसमें फैला, कैसे कैसे लोगों ने देखा, टाउन्स में कैसे देखा, कंट्री साइड में कैसे देखा, एंड जो प्लांटेशन है उस स्वराज में वो किस तरीके से हुआ, ये हमने देखा। इस लेक्चर में हम मोस्टली चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे या फिर थर्ड लेक्चर भी आ सकता है, वरना हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ही ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फरवरी 1922 में जो महात्मा गांधी है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। उन्होंने ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि चोरा चोरी मूवमेंट में वहाँ पे पुलिस के साथ अटैक कर दिया था लोगों ने, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। सो जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने ये स्ट्रगल हो रहा था, ये सत्याग्रह हो रहे थे, इनसे बहुत ज़्यादा वो थक गए थे। तो अब वो क्या चाहते थे? अब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उन्होंने एक एक्ट पास भी किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। उनका ये मानना था इससे हम जो हमारी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं काउंसिल के साथ, हम उनको अपोज कर सकते हैं। तो सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के साथ, एंड वो काउंसिल पॉलिटिक्स को फिर से ले आए। उन्होंने डिमांड की अब जो काउंसिल पॉलिटिक्स है उसको फिर से आना चाहिए। सो जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि अब हम कोई एगिटेशन नहीं करेंगे, मास एगिटेशन, कोई न्यू मेथड नहीं लगाएंगे, अब हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए है। अब हम कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं करेंगे, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए है। 2 फैक्टर्स सामने आए अब इसके, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड साइमन कमीशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में जो एग्रीकल्चर के प्राइजेस थे ना, वो क्या होने लगे? 1926 में फॉल होने लग गए, एंड इनफैक्ट 1930s में वो बिल्कुल बंद हो गए थे। जैसे जैसे जो एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड है वो गिरती जा रही थी, तो पीजेंट्स को ये लग रहा था कि अब वो उनकी जो हार्वेस्ट है उनको सेल नहीं कर पाएंगे, एंड ना ही वो कोई रिवेन्यू जो है उनको पे कर पाएंगे, जो टैक्स है उनको पे नहीं कर पाएंगे। तो 1930s में जो कंट्री साइड था वो क्या आ गया? बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया। साइमन कमीशन टोरी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ताकि इसका मेन मोटिव था जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था इस कमीशन में। सो क्या हुआ, जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग था उसने भी इस कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। सो जो कमीशन है वो 1928 में अराइव हुआ था इंडिया में, लेकिन उसको कैसा दर्जा मिला? साइमन गो बैक वाला उस स्लोगन उसको मिले। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको ग्रीट भी किया। कैसे ग्रीट किया? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब क्या हुआ? अब पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई। कैसे डिमांड हुई? जो लॉर्ड इरविन था उसने 1929 अक्टूबर में उन्होंने इंडिया के लिए एक डोमिनियंस स्टेटस ऑफर किया हमारी जो लीडर्स हैं उनको। सो कांग्रेस लीडर्स इससे बिल्कुल अनसेटिस्फाइड थी, स्पेशली जो ये रिवाज हैं इनसे बिल्कुल वो इससे खुश नहीं थी। सो लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि अब हमें क्या चाहिए है? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने इसकी डिमांड को रख दिया।
और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि 26 जनवरी 1930s में जो 26 जनवरी 1930s है उसमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ऐसा इतना जो एक्साइटमेंट सब वो उस दिन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुख हुआ। द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें क्या हुआ, जो महात्मा गांधी है ना, उनको ही लग रहा था कि जो साल्ट है वो पावरफुल सिंबल है, इससे हमारा जो नेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, उसको एकजुट बना सकते हैं। जो साल्ट है वो फूड के लिए बहुत इसेंशियल आइटम है एंड इसको रिच भी कंज्यूम करते हैं एंड पुअर भी कंज्यूम करते हैं, दोनों कंज्यूम करते हैं। सो जो इस साल्ट पे जो टैक्स है, गवर्नमेंट मोनोपोली है इसके प्रोडक्शन पे, वो सब बहुत गलत था, वो उसको बंद कराना चाहते थे। तो उनका मेन मोटिव क्या था, नेशन को यूनाइट करने का। 31 जनवरी 1930s में जो महात्मा गांधी है उसने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर सेंड किया 11 डिमांड्स के साथ। उसमें कुछ जो थी डिफरेंट क्लासेस के लिए स्पेसिफिक डिमांड्स थी, इंडस्ट्रियल से लेके पीजेंट्स तक। इसमें सबसे मेन डिमांड थी साल्ट टैक्स की। ये गांधी लेटर था ना, ये कुछ ऐसे वे में था, इसमें अगर ये डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल नहीं हुई सो जो कांग्रेस है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च कर देगी। इरविन ने, अब भाई बात थी, जो इरविन था उसने क्या किया, इसको मना कर दिया। फिर क्या हुआ, जो गांधी थे उन्होंने उसका फेमस साल्ट लो मार्च वाला जो सत्याग्रह वो लॉन्च कर दिया 12 मार्च 1930s को। किनके साथ, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ इसने जो साल्ट मार्च है ये स्टार्ट कर दिया। जो ये मार्च है ये 240 माइल्स तक था। गांधी जी के आश्रम जो साबरमती में है वहाँ से लेके दांडी तक, जो गुजरात कोस्टल टाउन है उस दांडी का वहाँ तक। जो वॉलंटियर्स हैं वो 24 डेज के लिए वॉक किया उन्होंने, वो एक दिन में 10 माइल्स तक चलते थे। जो साल्ट मार्च की ड्यूरेशन थी वो 24 दिनों की थी। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे और उन्होंने साल्ट लो को वहाँ पे ब्रेक कर दिया। जो साल्ट लो है उसने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या कर दी, बिगनिंग कर दी। इसमें थाउजेंड्स जो अलग अलग पार्ट्स कंट्री के उसमें थाउजेंड्स में इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। साल्ट लो को तोड़ा, साल्ट को मैन्युफैक्चर किया। फिर जो साल्ट की जो फैक्ट्रीज है उनका क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट भी किया, उनको विनाश भी किया। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट हो गए, विलेज ऑफिशियल रिजाइन कर दिया, लिकर शॉप पिकट बंद हो गई एंड जो पीजेंट्स है उन्होंने रिवेन्यू देने से मना कर दिया। जो पीपल है फॉरेस्ट लॉ से जो वॉयलेट होके उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट से वुड को कलेक्ट किया एंड कैटल को ग्रेज करने लग गए। वो जो अब एक सिंपल सी बात है, एक साइड से आपको कोई बंदा मार रहा है, वो आपको पीटे जा रहा है तो दूसरी साइड से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। इसी तरीके से जो अपोजिशन पार्टी थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया। वॉयलेंट क्लैशेस जो बहुत सारे प्लेसेस पे हुए, जो गवर्नमेंट है उसने बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। जब अब्दुल खान का फर्ज जो है, इसमें क्या हुआ, जो महात्मा गांधी है वो अप्रैल 1930s में खुद दोनों, जो ये अब्दुल गफर खान था ना, ये महात्मा गांधी का डिवोटी था, ये डिसिपल था, इसका ये भक्त था, ये खुद जो है ये अरेस्ट हो गया। फिर जो क्राउड है वो पेशावर की जो स्ट्रीट्स हैं उस पर घूमने लग गई, बहुत तोड़ फोड़ करी उन्होंने। 1 महीने बाद भी जो महात्मा गांधी है वो खुद अरेस्ट हो गए। वायलेंस जो है वो शोलापुर में हो गई। जो पीसफुल जो सत्याग्रही थे उन पे अटैक हुआ, जो वुमेन और चिल्ड्रन थे इनफैक्ट वो भी पीटे गए एंड 100,000 से भी ज़्यादा पीपल जो हैं वो अरेस्ट हो गए। तो गांधी जी ने क्या किया, CDM को कॉल्ड ऑफ कर दिया इस वायलेंस के कारण। जो लॉर्ड इरविन था उसने जो उसका पैक्ट था उससे कन्विंस किया महात्मा गांधी को, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें क्या हुआ, जो गांधी है
उसने जो इरविन ने एक पैक्ट रखा 5 मार्च 1931 में, इसमें जो गांधी था और जो इरविन था उसने एक राउंड टेबल कांग्रेस रखी और इसमें बोला कि सीडीएम को कॉल्ड ऑफ कर दो। तो सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस जो थी वो हैपेंड हुई थी लंदन में 1931 में। अब क्या हुआ, जो नेगोशिएशंस थी, जो उनकी जो बातचीत थी वो ख़त्म हुई। तो वहाँ से गांधी जी को एक नए तरीके का झटका लगा। उनको पता चला कि जो गवर्नमेंट है उनकी ये सब चाल थी कि मैं वहाँ जाऊँ, और वो एक अलग ही तरीके का साइकिल चला लिया उन्होंने। इससे जो गफ्फर खान था और जवाहरलाल नेहरू था, ये दोनों के दोनों ही जेल में थे, बंद थे। जो कांग्रेस थी उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। जो मेजर्स, जो सीरीज़ के जो मेजर्स थे उसने मीटिंग्स को इम्पोज कर दिया, बॉयकॉट जो है उनको ख़त्म कर दिया। जो महात्मा गांधी है उसने क्या किया, फिर से सीडीएम को क्या कर दिया, रिलॉन्च कर दिया। अब क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे ना उसने रिच ने सपोर्ट किया, पुअर्स ने नहीं किया। जो रिच पीजेंट्स थे जैसे कि पैटीदार्स हो गए गुजरात के, उत्तर प्रदेश के जो जाट्स थे, वो मूवमेंट में एक्टिव थे। वे इस जो ट्रेड डिप्रेशन है, फॉलिंग प्राइसेस है, इससे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था। एंड वो सीडीएम के बहुत एक्टिवली सपोर्टर्स थे। उनका स्वराज के लिए ऐसे हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट फाइट करना बहुत ही एक्टिव था, बहुत ज़्यादा। अब जो पुअर पीजेंट्स थे ना और कांग्रेस के बीच हमेशा से ही जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं आए। कांग्रेस का ही मानना था कि अगर हम पुअर्स की जो डिमांड्स है उनको सुनने लगे तो रिच जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपसेट हो जाएंगे एंड वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसलिए जो कांग्रेस थी वो इनका जो नो रेंट कंपेनियन था इसको सपोर्ट नहीं करती थी। पुअर पीजेंट्स की डिमांड थी कि अब जो है वो लैंडलॉर्ड्स हमसे बिगाड़ ना करवाएं, लेकिन कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए इनके जो संबंध थे वो इतने अच्छे नहीं थे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जो इंडस्ट्रियलाइजिस्ट से उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ इसमें। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत प्रॉफिट कमाया। जो ये बिजनेस पे जो पॉलिसीज़ थी इनका रिस्ट्रिक्शन हो गया था, इनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। वो जो ये फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट हो रहा है इस पे प्रोटेक्शन चाहते थे। एंड जो ये फॉरेन का ये जो रुपीज़ स्टर्लिंग था उस टाइम की, जो ये एक जैसे हमारी होती है ना जैसे रुपीज़ की, वैसे रुपीज़ स्टर्लिंग रेशियो वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। जो FICCI है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उन्होंने इसको फॉर्म किया 1927 में। जब प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JD बिरला, उन्होंने CDM को सपोर्ट किया जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था। अब बात करेंगे इनके इन्वॉल्वमेंट की। उन्होंने जो ये इम्पोर्टेड जो खरीदना, इनको बेचना, इनसे उनको इसने मना कर दिया। लेकिन जो राउंड कांग्रेस जो टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये इसके बाद ये CDM बंद हो गया। फिर उन्होंने इसमें कुछ ज़्यादा इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ थी उनका स्प्रेड हो गया, जो बिजनेस है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। एंड जो सोशलिज्म था, यंग मेंबर्स, जो कांग्रेस के जो यंग मेंबर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस, अब इन्होंने CDM में लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया, नागपुर रीजन को छोड़ के, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वे कांग्रेस के क्लोजर आते लेकिन वर्कर्स से वो हमेशा दूर ही रहते थे। इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ वर्कर्स जो हैं उन्होंने CDM को सपोर्ट किया। उन्होंने जो ये गांधी प्रोग्राम की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अडॉप्ट भी किया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, जो उनके मूवमेंट्स थे उनमें पार्ट लिया, लो वेजेस में एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस में। स्ट्राइक्स भी थी रेलवे वर्कर्स में 1930s में। जो डॉक वर्कर्स हैं 1930 जो ये झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, ये वाले स्वीपर्स होते हैं। 1930s में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टी
18 माइंस, इन्होंने गांधी कैप को पहना, इन्होंने रिलीज प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, बॉयकॉट किया। लेकिन जो कांग्रेस थी उन्होंने वर्कर्स के साथ साथ उन्होंने प्रोग्राम के लिए स्ट्रगल किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा। एंड उनको ये लग रहा था कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं वो ये इंपीरियल फोर्सेस हैं इसको डिवाइड कर सकती हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन इन CDM, लार्ज स्केल में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने कुछ जो है जेल भी गई, उन्होंने सॉल्ट को भी मैन्युफैक्चर किया, उन्होंने मार्चेस में भी प्रोटेस्ट किया। अर्बन एरियाज़ में जो वुमेन जो हाई कास्ट फैमिली से हैं वो इसमें एक्टिवली स्पॉटेड थी। रूरल एरिया में जो रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड हैं वो इसमें एक्टिवली स्पॉटेड थी। लेकिन गांधी जी ने बोला कि जो वुमेन है उसकी ड्यूटी है घर संभालना, घर की देखरेख करना एंड उसके बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करना। जो कांग्रेस है उसने भी जो वुमेन है उनको इतना सपोर्ट नहीं किया, कोई ऐसी उनको अच्छी सी पोजीशन नहीं दी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ लिमिट्स थी। क्या लिमिट्स थी? जो दलित थे वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? जो कांग्रेस है उन्होंने लंबे समय तक उनको इग्नोर किया, क्योंकि वे जो ये सनातनीज है ना इनके फियर से थे, ताकि ये जो है ये हरिजन्स को इतना अच्छा नहीं मानते थे। जो दलित हैं इनके पास भी नहीं जाते थे बिल्कुल भी। जो गांधी जी है उन्होंने दलित को सपोर्ट किया, उनको हरिजन बोल दिया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनका ये मानना था कि स्वराज तब तक नहीं है, 100 सालों तक भी नहीं आएगा अगर ये छुआछात है, जो ये अनटचेबिलिटी है ये ख़त्म नहीं हो जाती। इसकी डिमांड्स थी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्व सीट हो, सेपरेट इलेक्टोरेट हो जिससे जो दलित मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो भी चूज़ हो सके। उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो सोशल डिसेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जो डॉक्टर अंबेडकर है उसने दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930s में ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस में डिमांड की दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पूना पैक्ट 1932, जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने अंबेडकर की डिमांड को कंसीड कर दिया तो गांधी जी ने क्या बोला, वो बोला कि मैं जब तक खाऊं पीऊं नहींगा तब तक तुम मेरी बात माने ले। उसका ये मानना था कि कोई ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो, सेम हो, इससे ही जो इंडिया है वो इंटीग्रेट हो पाएगी, इससे ही वो यूनाइट हो पाएगी, इसका ये मानना था। फिर क्या हुआ, अंबेडकर जो है वो गांधी जी का सम्मान करते थे, उसको उनकी बात माननी पड़ी। तो जो पूना पैक्ट था सितंबर 1932 में ये रिजल्ट में आ गया। इसने जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, लेटली इसको बोला जाता है, जो रिजर्व सीट है प्रोविंशियल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये इन्होंने वोट डाले जनरल इलेक्टोरेट्स में। लुकवार्म रिस्पॉन्स मुस्लिम, जो मुस्लिम हैं उन्होंने कांग्रेस से बहुत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद उन्होंने अलाइनेटेड फील किया, बहुत बुरा फील हुआ। 1920s में जो कांग्रेस थी उसने हिंदू रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट किया, ना कि मुस्लिम लीग को। जो रिलेशनशिप्स है हिंदू और मुस्लिम में वो ख़राब हो गई। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में के बीच में रियोट्स होने लग गए, क्लैशेस होने लग गए। जो मुस्लिम थे उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया अब इसका, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है उसने ये बोला कि अलायंस को उन्होंने बातचीत की कि अलायंस जो है वो एफर्ट में लानी चाहिए। जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे M.A. जिन्ना, उसने बोला कि मुस्लिम के लिए एक अलग से इलेक्टोरेट होनी चाहिए, उन्होंने इसके लिए पूछा। M.R. जयकर जो हिंदू महासभा के जो M.R. जयकर थे उसने हिंदू मुस्लिम के जो कम्युनल रोड्स हैं उस पे गए,
बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे उसने उनके जो कंसर्न्स थे जो मुस्लिम माइनॉरिटी की तरह इंडियाज़ में उसके उनको एक्सप्रेस किया, अपनी जो फीलिंग्स है उनको बताया। उनको ये लग रहा था कि जो उनका कल्चर है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो हिंदू मेजॉरिटी में सबमर्ज हो रही है, वो मतलब कि ख़त्म हो रही है एक तरीके से, उनको ये लग रहा था। सो फिर क्या हुआ, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब इसमें क्या था, हाउ डज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप, कैसे जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो सेंस है, जो फीलिंग है, वो कैसे डेवलप हुई। जो यूनाइटेड स्ट्रगल है उसने एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस, जैसे फोल्क है, सॉन्ग्स हैं, अलग अलग तरह के कल्चरल प्रोसेसेस, हिस्ट्री, फिक्शन, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स। ये इंडिया की आइडेंटिटी भारत माता की इमेज से एसोसिएट करती है। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, इसने भारत माता की फर्स्ट इमेज को क्रिएट किया और इसने वंदे मातरम भी इसने लिखी थी। वंदे मातरम बाद में आनंद माथ ने अपनी नॉवल में इंक्लूड की थी। वाइडली स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में जो हुआ था ना, जब ये सेंग की गई थी वंदे मातरम, जो अबिंदरनाथ टैगोर है उसने इसकी फेमस इमेज जो भारत माता की है उसको पेंट किया था। एन एस्थेटिक फिगर, ये बहुत काल्म है, कंपोज है एंड ये डिवाइन है एंड स्पिरिचुअल है। बहुत सालों बाद जो इमेज है इसने अलग अलग फॉर्म्स को ले लिया था। जो रविंद्रनाथ टैगोर है इसने बल्लड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था एंड फोल्क रिवाइवल के लिए इसने मूवमेंट को लेड किया। मद्रास में जो नतेशा शास्त्री थे इसने मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन इसने पब्लिश की तमिल फोक टेल्स में। जो फोल्कलोर और साउथर्न इंडिया है उसका ये मानना था कि जो फोल्कलोर है वो नेशनल लिटरेचर था, उसका ये मानना था। मोस्ट ट्रस्टवर्थी पीपल का जो मैनिफेस्टेशन है उसका ये जो रियल थॉट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं पीपल की, इससे जो ये पेंटिंग्स हो गई एंड इनसे पीपल में फीलिंग्स जो है वो अराइज हो सकती हैं। वंदे मातरम स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्रिकलर फ्लैग है रेड, ग्रीन एंड येलो कलर में। ये 8 लोटसेस के साथ रिप्रेजेंट किया है, 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के साथ एंड एक क्रिसेंट मून है। ये जो मून है ये हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है। गांधी जी ने स्वराज फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किया 1921 में। जो फ्लैग है वो ट्री कलर का था, रेड, ग्रीन एंड वाइट एंड स्पिनिंग व्हील थी सेंटर में। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, 19th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे जो इंडियन थे उनके अंदर नेशन की फीलिंग अराइज हुई। जो इंडियन हिस्ट्री है वो अलग अलग तरीके से थॉट हुई, समझी एंड पास्ट में ग्रेट अचीवमेंट के साथ डिस्कवर स्टार्ट हुआ। अलग अलग तरह का डेवलपमेंट लिखा, एंशिएंट टाइम्स में जो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ वो सारी चीज़ें लिखी। अब इसका कंक्लूज़न क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट में एंगर बढ़ता गया, अलग अलग तरह के जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ आए। जो क्लासेस हैं कॉमन फ्रीडम के लिए कॉमन स्ट्रगल वो चलता रहा। जो कांग्रेस है गांधी जी लीडरशिप के अंदर उसने ये ट्राई किया कि इंडिपेंडेंस के लिए उसने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया एंड हर एक का ऑब्जेक्टिव था कि फ्रीडम मिले कॉलोनियल रूल से। हर एक का यही ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव। हमारा चैप्टर अब फिनिश होता है, 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी शॉर्ट्स मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप उनको चेक कर रहे होगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।